स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू लेक्चर विच इज ऑन द चैप्टर दैट इज क्वाइट विजिबल टू यू, राइट्स। तो हम लोग राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू करा था और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में ले ली थी लास्ट क्लास में ही, जहां पर हमने देखा था कि राइट्स होते क्या हैं। तो राइट्स कुछ हमारे क्लेम्स होते हैं जो कि काफी रीजनेबल क्लेम्स होते हैं एंड द क्लेम्स दैट आर एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी कि हाँ भाई ये चीज ना एक अधिकार होनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए कि इफ वी पीपल आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स एज सिटीजंस, एज ह्यूमन बीइंग्स। और हमने यही राइट्स जो हैं इनकी एक डेफिनेशन देखी थी। पहले के जमाने में हमने देखा था कि राइट्स को समझा जाता था समथिंग दैट हैज बीन गिवन बाय गॉड, कि भगवान है, एक डिवाइन पावर ने हम लोगों को राइट्स दिए हैं कि भाई हर कोई पैदा हुआ है तो उसको राइट्स मिले हैं विच आर नेचुरल, इन अ वे दे आर वेरी नेचुरल कि आप उनके साथ ही पैदा हुए हो एंड दे आर इनएलिनेबल। इनएलिनेबल दैट मीन्स कि आपसे कोई भी वो राइट्स, आपके जो अधिकार है उनको छीन नहीं सकता है, कितनी भी कोशिश कर ले छीनने की, छीन नहीं सकता है आपसे आपके अधिकार। बट ओवर द टाइम एक तरीके से राइट्स की जो डेफिनेशन है, जो थिंकिंग है, जो बिलीफ है वो चेंज होता है एंड देन पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग कि जो राइट्स हैं वो एक स्टेट यानी कि एक कंट्री जो है अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को देती है। ठीक है, तो ये जो है क्लेम यहाँ पर होने लगता है। अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल राइट्स, और उसी के साथ साथ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं हमारे लीगल राइट्स एंड द स्टेट के बारे में। लीगल राइट्स इन द स्टेट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बच्चों आप लोगों को हल्का सा रिकॉल कराना चाहती हूँ राइट्स की डेफिनेशन को, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइट्स क्या है? इंडिविजुअल्स के क्लेम्स हैं। हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, कि हमारे पास एक्सेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए, हमारे बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए स्पीच की, एक्सप्रेशन की। दोज आर द थिंग्स दैट वी आर क्लेमिंग। पर ये कुछ ऐसे क्लेम्स हैं विच आर recognized by the society as well। तो जो बाकी समाज है वो भी कह रहा है कि यार ये जो क्लेम्स है ना ये बिल्कुल रीजनेबल क्लेम्स है। ऑब्वियसली बच्चों राइट के अंदर ये तो राइट आएगा नहीं, द राइट टू मर्डर समवन, ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल रीजनेबल, बल्कि वो एक अपराध की तरह देखा जाएगा। तो जो पूरा का पूरा समाज साथ में मिलकर सोचता है कि हाँ कुछ चीजें हैं जो कि रीजनेबल हैं, जो कि ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज राइट्स। बट that is not enough। राइट्स के रिकॉग्निशन के लिए देयर इज वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम मिस आउट कर रहे हैं। हम क्लेम कर रहे हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, बट वो चीज राइट तब तक नहीं बनेगी जब तक लॉ द्वारा उस चीज को सैंक्शन नहीं किया जाता है। सो टिल द टाइम इट हैज बीन सैंक्शनड बाय द लॉ वो चीज कभी भी राइट नहीं बन सकती है। इट विल ऑलवेज बी रॉन्ग, राइट नहीं होगी। मैम लेम जोक मत मारो, हाँ चलो ठीक है, ओके। तो कोई भी चीज को राइट बनने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर क्लेमिंग इट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड हेंस एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सॉरी नॉट द गवर्नमेंट बट लीगली वी आर सेइंग कि लीगल सेंस में एक कानूनी मामले में उसको सैंक्शन मिलना चाहिए, तभी वो चीज जाके राइट बनेगी। हम कुछ भी घर पे बैठकर बोलते रहेंगे और हम बोलेंगे अरे हमारे पड़ोसी भी तो एग्री करते हैं कि ये चीज राइट होनी चाहिए, बट तब तक वो राइट नहीं बनेगी जब तक उसको एक लीगल हम बोल सकते हैं सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक लीगल रूप से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, कहीं लिखा नहीं जाएगा। जैसे कि बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन सबके दादाजी हैं, लेकिन दादाजी होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। इसके आगे आके हर कानून फेल हो जाता है क्योंकि ये सुप्रीम लॉ है। और हमने बच्चों हमारे इस संविधान के ही अंदर मेंशन कर रखा है हमारे अधिकारों को, हमारे राइट्स को, एज यू ऑल नो, है ना। सो वी हैव मेंशन्ड आवर राइट्स which are our
fundamental rights. Wherein have we mentioned it? We have mentioned it in our constitution. So बच्चों उससे एक लीगल एनफोर्समेंट मिलती है उन राइट्स को कि दोज राइट्स आर एप्लीकेबल ऑन अस एज वेल एज ऑन द स्टेट. ऑन द स्टेट का मतलब है हमारी गवर्नमेंट, जो भी सरकार आएगी उसके ऊपर वो राइट्स एप्लीकेबल है एंड ऑल्सो दे आर एप्लीकेबल ऑन अस. तो अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है हम लोगों को, कोई भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोई लिमिटेशन हम लोग फेस करते हैं अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने में, सो इन दैट केस वी कैन टेल द गवर्नमेंट कि भाई आपने ना मतलब हमारा या तो राइट का कोई दूसरा इंसान उल्लंघन कर रहा है, या फिर हो सकता है कल को सरकार ही आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, तो इस केस में यू ऑल्सो हैव द राइट टू अप्रोच दी कोर्ट्स. और बच्चों ये सारे के सारे राइट्स आपको मिले कहाँ से? किसी ने ऐसे बोले नहीं है, हवा में बातें नहीं की हैं, बल्कि ये राइट्स एक तरीके से हमको मिले हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. उनके पीछे एक लीगल सपोर्ट है, एक लीगैलिटी है, और उस लीगैलिटी के चलते हम अपने राइट्स को क्लेम भी कर पाते हैं. और अगर हमारे राइट्स को कोई इन्फ्रिंज करता है, कोई भी उल्लंघन करता है उनका, तो हम लोग कोर्ट्स को अप्रोच भी कर पाते हैं. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लीगल राइट्स इन द स्टेट. थोड़ा और पढ़ेंगे इसको, तो चलिए देखते हैं इधर. देखो, अ बिल ऑफ राइट्स इज enshrined in the constitutions of many countries. In India we call that the fundamental rights. ऑल राइट, तो एक बिल ऑफ राइट्स जो है एनश्राइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस में, बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया जाता है. लेकिन इंडिया के अंदर उस बिल ऑफ राइट्स को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात की जा रही है. बहुत दूसरी कंट्रीज में तो बिल ऑफ राइट्स बोल देते हैं, अपने देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स बोल देते हैं. ठीक है, चलो. The rights mentioned in the Constitution would be those which are considered to be of basic importance. In some cases, these may be supplemented by claims which gain importance because of the particular history and the customs of a country. देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अधिकार दिए होते हैं, जो अधिकार मेंशन्ड होते हैं, वो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि एक बेसिक इंपॉर्टेंस की तरह कंसिडर किए जाते हैं, कि जिनकी एक बेसिक इंपॉर्टेंस है. राइट, तो यहाँ पर देखो, जैसे राइट टू इक्वालिटी है. इक्वालिटी किसको नहीं चाहिए? राइट टू फ्रीडम है ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू गो एनीवेयर, मूव एनीवेयर. तो वो फ्रीडम किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, मतलब विद ऑब्वियसली विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए, और उसी के साथ साथ कल्चरल एजुकेशनल राइट्स चाहिए. तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट वी ऑल नीड. बेसिक चीज़ों के ही दम पर अधिकारों को बनाया जाता है. कुछ केसेस में दीज में बी सप्लीमेंटेड बाय क्लेम्स विच गेन इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर हिस्ट्री एंड कस्टम्स ऑफ अ कंट्री. कुछ केसेस में कह रहे हैं कि राइट्स इस वजह से भी बनते हैं कि कंट्री का कुछ जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप रहा होता है, या कस्टम्स रहे होते हैं, या जो सिनेरियो रहा होता है, उस बेसिस पर भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि राइट्स को बनाया जाता है, राइट्स को देखा जाता है. आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई है. जैसे कि बच्चों, हमारे देश के अंदर काफ़ी लंबे समय तक एक बहुत ही क्रूर किस्म का सिस्टम चला करता था, विच वॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अनटचेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर प्रेवलेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर प्रेजेंट. बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे राइट्स आए तो दोज राइट्स एक्चुअली रिमूव्ड सच थिंग्स, या फिर उनके प्रैक्टिस को इलीगल घोषित कर दिया गया. जैसे कि बैन कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को. बिग अचीवमेंट इन आवर कंट्री, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसको प्रैक्टिस किया जाता था, तो आपने उसको बैन कर दिया. तो उसके पीछे, उस राइट के पीछे क्या मकसद था हमारा? बिकॉज हमारी कंट्री इतने लंबे समय से कुछ लोग थे जो झेलते हुए आ रहे थे उस चीज को, और किसी कंट्री के अंदर अनटचेबिलिटी को बैन नहीं किया होगा. क्यों? क्योंकि वहां अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी नहीं, है ना. बट हमारे देश में क्योंकि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि एक बहुत क्रूर प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, इस वजह से जब हम राइट्स लेकर आए तो हमको लगा कि यार ये भी एक बहुत ही बेसिक सी चीज है अनटचेबिलिटी, जिसको हमें सख्त तरीके से बैन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और शोषण करते रहेंगे. ठीक. और जब हम बोलते हैं इक्वालिटी के बारे में, तो पब्लिक प्लेसेस को हर किसी के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे शुड बी ओपन एंड ऑल, बिकॉज ये सब हमारे कस्टम्स में पहले क्या होता था
कि कुछ कास्ट के लोग नहीं एंटर कर सकते मंदिर वंदिर, कुछ कर सकते हैं, महिलाएं कहीं पे बैन की जाती थी, तो एक इक्वालिटी कर दी कि यार ऐसी जो जो जगहें होंगी, everyone irrespective of their gender, caste, class, race, they should be permitted to enter that place. तो इन सब चीजों के पीछे, इन सब अधिकारों के पीछे जो बेस है वो है हिस्टोरिकल बेस। इंडिया ने जो चीज महसूस बोल रही हूँ, मतलब महसूस तो नहीं, जिस चीज के थ्रू हम गुजरे हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर राइट्स जो हैं आए हैं। आगे देखिए, The legal and constitutional recognition of our claims are so important that several theorists define rights as claims that are recognized by the state. तो यहाँ बोला जा रहा है कि हमारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन जो है क्लेम्स का वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने जो क्लेम चीज़ें करी होती, अगर वो लीगली रिकग्नाइज नहीं हुई होती या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकग्नाइज नहीं हुई होती तो वो कभी राइट नहीं बन पाती। तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मिले कि बहुत से थ्योरिस्ट जो हैं राइट्स को ऐसे क्लेम्स बोलते हैं विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी कि सरकार उन्हें रिकग्नाइज कर रही है राइट्स को, ऐसा बहुत से थ्योरिस्ट बोलते हैं। बिकॉज बच्चों सिंपल सी बात है जो कि मैं तब से बोल रही हूँ कि कोई भी चीज, कोई भी आपका क्लेम, अधिकार तब तक नहीं बन पाता जब तक उसको एक रिकग्निशन नहीं मिलता है ना, तब तक नहीं बन पाता। चलो आगे देखो। sorry. However, in most cases, the claimed rights are directed towards the state. That is, through these rights, people make demands upon the state. Thus, rights place an obligation upon the state to act in certain kinds of ways. Very important. Maximum cases में जो claim करते हैं हम rights को, वो हमारे states की तरफ direct किया जाता है। मतलब एक तरीके से स्टेट को बोला जा रहा है कि आप एक्शन लो। डायरेक्टेड कि वो जो है एक्शन लेंगे उस चीज पर। दैट इज दैट थ्रू दीज राइट्स, इन राइट्स के जरिए लोग जो है डिमांड्स करते हैं स्टेट से। राइट्स जो है स्टेट पर एक ऑब्लिगेशन डाल देते हैं, एक जिम्मेदारी डाल देते हैं कि स्टेट को एक मतलब एक ढंग के तरीके से रूल करना होगा। मतलब स्टेट को पता है कि भाई लोगों के पास राइट टू फ्रीडम है, इस चीज की फ्रीडम है, इस चीज की इक्वालिटी मौजूद है, एंड बच्चों स्टेट भी उस चीज में उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो स्टेट ऑल्सो हैज टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। स्टेट ऑल्सो हैज टू रिकॉग्नाइज दैट द पीपल हैव सम बेसिक राइट्स, और मैं भी एक बाउंड्री है मेरी जो मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। एंड लोग एक तरीके से, हाँ, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं ऑब्लिगेशन कैसे डालती हैं ये राइट स्टेट के ऊपर। जैसे लोगों का है एक राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई करने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार। अब जब पढ़ाई करने का अधिकार मौजूद है तो स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। क्या ऑब्लिगेशन है? कि बहुत से बच्चे हैं हमारे देश के अंदर जिनको पढ़ाई करनी है, तो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू इन दिस केस? उसको उस पर्टिकुलर राइट को एनफोर्स करना होगा। स्टेट जो है इस केस के अंदर स्कूल्स बनाएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, और हमारी जो मिड डे मील स्कीम है इसको प्रोवाइड करवाएगी, ताकि ज़्यादातर जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको अभी तक एक्सेस टू एजुकेशन नहीं मिल रहा था, उनको एक्सेस टू एजुकेशन मिल सके, एक्सेस टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, राइट, वो मिल सके। प्लस उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी ध्यान रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं जो गरीब घर से आते हैं उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल सके, प्लस उनको रिटेन करके भी रखा जाए स्कूल में। नहीं तो वो बच्चे क्या है, थोड़े दिन स्कूल आके फिर भागने लगेंगे। तो इसलिए उनको वहाँ पे रोकने के लिए, वहाँ पे रिटेन करने के लिए मिड डे मील जैसी स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बात जो समझनी है वो ये है कि हमारे स्टेट के ऊपर जो राइट्स होती हैं वो एक ऑब्लिगेशन प्लेस करती हैं, एक जिम्मेदारी प्लेस करती हैं, जिसके तहत स्टेट को उस पर्टिकुलर राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए द स्टेट विल हैव टू डू समथिंग, द स्टेट विल हैव टू टेक एक्शन। जैसे कि हमने राइट टू एजुकेशन के सिनेरियो में समझा है, पढ़ा है, ऐसे ही दूसरे भी राइट्स है, तो वहां पर भी स्टेट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना ही
पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। Rights not only indicate what the state must do, but they also suggest what the state must refrain from doing. Our rights ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity of the individual life and liberty. बच्चों याद रखिएगा, राइट्स, हमारे लीगल राइट्स और स्टेट कैसे रिलेटेड है? दो चीज से रिलेटेड है। दो चीज हमने देख ली है। एक जगह पर हमारे राइट्स हमारे स्टेट को बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए ये कीजिए, हमारे लिए ये एक्शन लीजिए, और दूसरी जगह पर वही राइट्स स्टेट को ये भी बोल रहे हैं कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब एक जगह पे बोल रहे हैं कि काम करो, एक जगह पे बोल रहे हैं कि रुक जाओ, है ना। एक जगह पे राइट्स बोल रहे हैं कि आपका स्टेट यानी कि सरकार, आपका ये ऑब्लिगेशन है कि हमारे राइट्स को साकार बनाने के लिए आपको काम करना होगा, कि अगर हम किसी चीज को डिमांड कर रहे हैं या कोई चीज हमारी राइट है तो उसको साकार बनाने के लिए उसको एक सही तरीके से आपको एनफोर्स करना होगा। और वहीं पर ये भी बोल रहे हैं राइट्स की स्टेट के लिए कुछ बाधाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। हर चीज जो स्टेट चाहती है वो नहीं कर सकती है, बिकॉज द राइट्स प्लेस सम लिमिटेशन अपॉन दी स्टेट। राइट्स जो है स्टेट के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाता है, इट रिफ्रेन्स देम फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो हमारे राइट्स इंश्योर करते हैं दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? सैंक्टिटी का मतलब होता है एक सेक्रेडनेस हम बोल सकते हैं। तो जो एक सेक्रेड चीज है ना इंडिविजुअल लाइफ और लिबर्टी की, वहां पर हमारे राइट्स इंश्योर करते हैं कि जो स्टेट की अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज की जाए बिना इंडिविजुअल के वो एक सेक्रेड लिबर्टी को, लाइफ को वायलेट, उसका उल्लंघन करे बिना। तो बच्चों ऑब्वियसली यू नो कि स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इट वांट्स, इट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। स्टेट भी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही आता है और उसको भी एक लीगल तरीके से चलना पड़ेगा, और वो वही कर सकता है जहां तक उसकी पावर्स उसको अलाउ करती हैं। वो जो है किसी भी इंडिविजुअल के राइट को वायलेट नहीं कर सकता है। अगर किसी को अरेस्ट करके बेबुनियाद तरीके से ले जाएगा तो वहां पर भी एक अरेस्टेड पर्सन के राइट्स हैं कि उसके पास एक मुकदमे का अधिकार है, एक फेयर ट्रायल का अधिकार है, जहां पर वो एक्सप्लेन कर सके वेदर दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट, है ना। तो स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है। स्टेट के ऊपर भी एक लिमिटेशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू। ऑलराइट, चलिए, तो यहां तक तो लीगल राइट्स एंड द स्टेट की बात हम लोगों ने कर ली है। उसी के साथ साथ यहां पर मैं एक लिख देती हूं, इसका समरी दे देती हूं आप लोगों को। राइट्स की जब हम बात करते हैं, सो द स्टेट इज obligated टेक एक्शन एज वेल, और उसी के साथ ही नहीं पुट्स अ लिमिटेशन ऑन द स्टेट। तो एक तरीके से हमारे स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन भी है कि उसको कुछ करना है, और वहीं पर दूसरी जगह पर स्टेट को रोका भी जा रहा है कुछ चीजें करने से। मतलब एक ऑब्लिगेशन भी है और उसी के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेट है उसको उसके ऊपर एक लिमिटेशन भी है कि वो क्या नहीं कर सकता। ऑल राइट, आई होप दिस थिंग इज वेरी 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 क्लियर टू यू। चलिए, तो अब हम काइंड्स ऑफ राइट्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इकोनॉमिक राइट्स की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग कल्चरल राइट्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल राइट्स को। पॉलिटिकल राइट्स होती क्या है? सबसे पहले तो राजनीतिक अधिकार जो आपको एक देश में रहकर मिलते हैं।
सिंपली बच्चों हम सभी को पता है कि हम एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल राइट डू वी एंजॉय? हम सभी लोगों के पास एक राइट टू वोट है विच इज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना. हर किसी व्यक्ति को राइट टू वोट मिलता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रेस का है, किसी भी रंग का दिखता है, किसी भी समुदाय का है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हर किसी के पास बराबर राइट टू वोट है. व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल राइट्स, सो एवरीवन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. Everyone who is above the age of 18 years has the right to vote. The right to hold a political office also, वो भी एक इक्वल तरीके से मिलता है. तो यहाँ पर वही बात हो रही है. पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स को देते हैं द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ. कानून के आगे हर व्यक्ति बराबर है, चाहे उसकी सामाजिक पोजीशन कुछ भी हो. समाज में आप कहीं पर भी हो, ऊपर हो नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल राइट्स एंड व्हेन इट कम्स टू the law, so the law treats everyone equally. हर कोई कानून के आगे बिल्कुल बराबर है. और पॉलिटिकल प्रोसेस में राइट टू पार्टिसिपेट, राजनीतिक रूप से आप कहीं पर भी पार्टिसिपेट, कहीं पर भी बोल रही हूँ, पॉलिटिकल सेंस में आप लोगों के पास पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार इक्वल तरीके से मौजूद है. राइट टू वोट, इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और ज्वाइन देम. ये सारे के सारे आपके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं. कि मत देने का अधिकार, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, साथ ही में अगर आप इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहते हैं, चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, उसका अधिकार आपको मिलता है. कोई भी इंसान पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, उसका अधिकार उसको मिलता है. अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी अधिकार आपके पास मौजूद है. और ये सारे के सारे मिलकर बनते हैं हमारे राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स. दे आर सप्लीमेंटेड बाय द सिविल लिबर्टीज. पॉलिटिकल राइट्स के अंदर बच्चों आपको सिविल लिबर्टीज भी तो मिलती हैं. जैसे कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपका मन करे किसी रिलीजन को नहीं भी प्रैक्टिस करना तो भी मत करो. एक हर सेंस में फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी हमारी सिविल लिबर्टीज हैं जो एज पीपल, एज सिटीजन्स हम लोगों को मिल रही हैं. कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की बुनियाद को फॉर्म करते हैं. अगर ये नहीं होते तो हमारे देश को डेमोक्रेसी बोलना ही गलत है. फिर तो पॉलिटिकल राइट्स हमारे इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल के का ध्यान रखते हैं, उसको हानि नहीं पहुंचने देते. By making the government accountable to the people, by giving greater importance to the concerns of the individual over that of the rulers, and by ensuring that all persons have an opportunity to influence the decisions of the government. बच्चों एक इंसान के वेल बीइंग को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, हर व्यक्ति के वेल बीइंग को एक्चुअली, वो ऐसे सबसे पहले तो कि गवर्नमेंट लोगों की तरफ अकाउंटेबल होती है, सरकार जवाबदेही होती है. अगर आपने सरकार को चुना है, that means that the power that the government is getting is from the citizens. That also means कि the government is obligated to answer the citizens. अगर कल को सरकार कुछ भी कर रही है वो ये नहीं भूलेगी भाई कि हम आए कहाँ से हैं, लोगों ने ही हमको इस पोजीशन पे पहुंचाया है, लोगों ने ही हमको पावर दी है. सो इफ द सिटीजन्स आर आस्किंग फॉर सम आंसर्स और इफ द सिटीजन्स आर आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम अस, देन दे आर ऑब्लिगेटेड टू आंसर देम. उनको आंसर भी देना होगा, भाग नहीं सकते. ठीक है. उसी के साथ साथ इंडिविजुअल कंसर्न्स को प्रायोरिटी दी जाती है रूलर्स के कंसर्न के ऊपर. लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें रूलर्स को देखनी पड़ेंगी. एंड द रूलर्स or the elected representatives will have to look after them and will have to ensure the well-being of the citizens. और जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का समाधान उन रूलर्स को करना ही होगा. उसी के साथ साथ सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सरकार के जो नतीजे होते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस कर सके. अगर गवर्नमेंट, बच्चों गवर्नमेंट भगवान नहीं है, कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट भी कुछ गलत डिसीजंस ले ले, तो उस केस में द पीपल कैन इन्फ्लुएंस कि द गवर्नमेंट शुड चेंज इट्स डिसीजन, गवर्नमेंट अपने नतीजे को बदले. इसके लिए भी लोग बहुत ही अहम रोल को प्ले कर सकते हैं. आई होप ये बात एकदम क्लियर है. चलिए, तो ये तो हो गई पॉलिटिकल राइट. नेक्स्ट राइट्स पे चलते हैं, विच आर इकोनॉमिक राइट्स. अब सभी को पता है कि भाई पॉलिटिकल रूप में तो हम सब इक्वल हैं, लेकिन
जब बात आती है आर्थिक रूप की, सो हम कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं। हमेशा बच्चों सामाजिक रूप में ऐसा ही होगा कि कोई इंसान ज़्यादा अमीर होगा, कोई इंसान गरीब होगा। कभी भी आप ये नहीं इंश्योर कर सकते हो कि सबके पास बराबर रूप से पैसा हो। दैट कैन नॉट हैपन, है ना। तो यहाँ पर वही बात आती है कि जब हम इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं ना, तो बच्चों वहां पर ये नहीं होता कि सबके बीच में 1-1 करोड़ रुपए बांट दो और सबसे जो भी पैसा उनके पास है पहले छीन लो और 1-1 करोड़ रुपए बांट दो, इक्वालिटी ला दो। दैट इज नॉट व्हाट इकोनॉमिक राइट्स मीन। इकोनॉमिक राइट्स का मतलब है कि हर व्यक्ति जो भी आपके देश में रह रहा है उसके पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जीने का अधिकार मौजूद होना चाहिए, राइट। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। रोटी कपड़ा मकान, 3 बेसिक जरूरतें, और ये 3 बेसिक जरूरतों को अच्छे से पूरा कर दो। यही हमारे गवर्नमेंट का वो होना चाहिए कि भाई चलो हर किसी को लग्जरी तो नहीं हम दे सकते, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंश्योर कर ही सकते हैं। तो बेसिक नीड्स जो खाने की, पहनने की, घर की, हेल्थ की होती हैं, ये हमारे इकोनॉमिक राइट्स का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। रोटी कपड़ा मकान, सेहत वेहत सब उसी में इंक्लूडेड है। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर बिगिनिंग टू प्रोवाइड इकोनॉमिक राइट्स। हम देखते हैं सम कंट्रीज सिटीजन्स पर्टिकुलरली दोज विद लो इनकम्स रिसीव हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज फ्रॉम द स्टेट। इन अदर्स द अनएम्प्लॉयड पर्सन्स रिसीव अ सर्टेन मिनिमम वेज सो दैट दे कैन मीट देयर बेसिक नीड्स। हम देखते हैं बच्चों की कुछ देशों में जहाँ पे लोग जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, उन लोगों को एक तरीके से घर के लिए फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो सरकार प्रोवाइड करती है। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको एक मिनिमम वेज, एक दिहाड़ी मिनिमम सेट करी हुई गवर्नमेंट द्वारा वो प्रोवाइड की जाती है ताकि वो लोग अपनी एक बेसिक नीड को पूरा कर सकें, बेसिक ज़रूरत को पूरा कर सकें। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अमंग अदर मेजर्स टू हेल्प द पुअर। इंडिया के अंदर जो सरकार है उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का क्या मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं बच्चों, हमें पता है कि उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस। इट्स नॉट लाइक कि उनको काम मिलेगा ही मिलेगा या फिर बहुत सारा काम है उनके पास। दैट इज नॉट द सिनेरियो, दैट इज नॉट द केस। तो उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर सरकार ने क्या करा है, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को खोला है, जिसका नाम आपने सुना भी होगा। एक्चुअली बहुत सारी हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी, बट अ वेरी फेमस अमंग देम इज द मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। बचपन में भी हमने हमारी क्लासेस में पढ़ी है। 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलती है इस रोजगार की स्कीम के तहत, है ना। और यहाँ पर क्या है, अमंग अदर मेजर्स टू हेल्प दी पुअर, गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए और भी मेजर्स लिए गए हैं। उसी के साथ साथ ऐसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वगैरह भी लाई गई हैं ताकि लोग काम करें, काम करके पैसा कमाएं और पहले से ज़्यादा पैसा कमाएं ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। मेजर एम, मेजर उद्देश्य इकोनॉमिक राइट्स का यही रहता है कि बेसिक नीड्स हर व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। कोई भी गरीब भूखा पेट ना सोए, गलत मतलब गंदा पानी ना पिए, उसकी सेहत ना खराब हो, उसको जो है राइट टू एजुकेशन मिले, राइट टू बेसिक हेल्थ केयर मिले, ये सारी चीजें गारंटी करना आर अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक राइट। नाउ वी कम टू द लास्ट विच आर दी कल्चरल राइट्स। कल्चरल राइट्स आपकी अपनी संस्कृति है, हर कोई एक सांस्कृतिक, अलग अलग सांस्कृतिक समुदाय से आते हैं लोग। इंडिया वैसे भी इतना डाइवर्स कंट्री है, तभी बच्चों कल्चरल राइट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो कल्चरल क्लेम्स हैं सिटीजन्स के, उनको भी रिकॉग्निशन मिली है। बहुत सारी डेमोक्रेसीज रिकॉग्नाइज कर रही हैं इन कल्चरल क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स को। द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, the right to establish institutions for teaching one's language and culture are today recognized as being necessary for leading a good life. तो बच्चों, अब हम किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हैं, अगर हमें उस कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है तो अपनी मातृभाषा में हमें प्राइमरी एजुकेशन मिले, इंस्टीट्यूशंस बने, वो संस्थान बने जहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज को, हम अपने कल्चर को पढ़ सकें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिकॉग्निशन मिली है कि ये भी एक गुड लाइफ को लीड करने के लिए दीज थिंग्स आर ऑल्सो नेसेसरी। अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, अपनी भाषा को प्रिजर्व करना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लेम्स बाय द सिटीजन्स। तो आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे देश में भी अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को ये अधिकार है
कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं जहाँ पे वो अपनी भाषा में पढ़ा सकते हैं, अपने रिलीजन को भी वो कर सकते हैं. बट येस, द ओनली लिमिटेशन इज दैट यू कैन नॉट एनफोर्स इट ऑन द अदर्स. आप जो है उसको थोपोगे नहीं, इम्पोज नहीं करोगे. एनफोर्स तो करोगे, इम्पोज नहीं करोगे. लागू तो करोगे बट थोपोगे नहीं, इम्पोज नहीं करोगे किसी के भी ऊपर उस चीज को. दैट शुड ऑलवेज बी समथिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड कि कुछ भी हो जाए भाई, कोई थोप नहीं सकता है. किसी भी धर्म का, किसी भी संस्कृति का इंसान हो जाए, वो अपना करे. जब तक करना है अपनी प्रैक्टिस करो. अपने जो दूसरे लोग हैं उनको भी टीचिंग देनी है तो दो. बट येस, do not force it on the other people, do not impose it on the other people. That's the thing that should be kept in your minds. और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक होता है खत्म, काइंड्स ऑफ राइट्स एंड लीगल राइट्स एंड द स्टेट का. आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर पर, जहां पर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. एंड उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हर कोई बोलता रहता है मैम हिस्ट्री पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ. भाई मैं पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ, कोशिश ज़रूर कर सकते हैं हिस्ट्री को भी लाने की. बट येस, चलिए देखते हैं. चलो, all right, so I will see you in the next class. Enjoy your holidays and everything. तब तक के लिए take care, have a good day and bye bye.